हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मजे में। वेलकम टू साइंस गुरु। तो भैया अभी तक हमने पार्ट 1 एलपी सीबीटी 2 2/5/2025 शिफ्ट नंबर 2 का एमसीक्यू का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से मैंने 25 क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ करा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट बी में हम लोग ये देखेंगे, आगे के 25 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। और भाई देखना बिल्कुल मत भूलना पार्ट 1 को, ठीक है? अभी तक अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तुम्हें भाई बहुत कुछ चीजों को सीखने को मौका मिलेगा, जिससे तुम्हें बेहद खुशी मिलेगी। तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखने के पहले तुम भाई अपने साथ कलम और कॉपी लेके बैठना, ताकि हर एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की प्रैक्टिस करना, तभी तुमसे कुछ हो पाएगा। अदरवाइज उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तो भाई बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं 25 के बाद वाले क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि प्रकाशिक उत्तम मापी क्या मापता है? भाई आपने पढ़ा होगा, एक बेसिक का क्वेश्चन है, हर बंदा इसको करेगा, हर समाज करेगा इसको, कि भाई जब भी बात करते हैं एक ऑप्टिकल पायरोमीटर, पायरोमीटर का सबको पता है कि सर ये हाई टेम्परेचर की जब भी बात आती है, यानी कि उच्च तापमान की बात आती है, जैसे रेडिएशन से आता है, उसको भैया हम नापने के लिए किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का। तो भाई ऑप्शन में देखो कहाँ पे तापमान का जिक्र किया जा रहा है, तो देखो तापमान का जिक्र बस यहीं पे है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बोलो मजा आ रहा है क्या? हाँ जी सर मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक सेकंड रुक जाना दोस्त, सॉरी फॉर बॉदरिंग, एक सेकंड, जस्ट एक कॉल आ गया था भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? हाँ, अभिकथन ए और कारण आर के रूप में निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब भाई देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा है रूट अंडर का 3, इस पे लगा देना ऐसे रूट, ठीक है, रूट अंडर 3। चलो अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही हो गया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चीजों को करने की कोशिश करते हैं। देखो अभिकथन क्या बोल रहा है कि स्टार संयोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की 3 गुना होती है। भाई मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी स्टार कनेक्शन की बात आती है तो सर इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होता है, और जो तुम्हारा लाइन वोल्टेज होता है वो रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। क्या ये बात सत्य है? हाँ सर, स्टार संयोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज फील्ड वोल्टेज की 3 गुना होती है। तो भैया अभिकथन तो बिल्कुल सत्य है। अब कारण पढ़ते हैं। स्टार संयोजन में लाइन वोल्टता फेज वोल्टता की सदस्यीय योग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच रूट अंडर 3 का गुणक होता है। हाँ भाई, जब भी हम निकालते हैं लाइन वोल्टेज और फील्ड वोल्टेज का, मैंने प्रीवियस सेट में भी कराया था, जब बताया था आपको बीच का एंगल, तो भैया ये होता है तुम्हारा तीनों फेज वोल्टेज। और जब लाइन वोल्टेज निकालते थे तो इन दोनों को डिफरेंस करके हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके वेक्टर सम हम लोग निकालते थे। बोलो निकालते थे क्या? और यहाँ से निकालते थे बीच से वेक्टर सम, जिसकी वजह से भैया ये रूट अंडर 3 का फैक्टर आता है। तो भैया कारण भी कहीं ना कहीं सही लिखा हुआ है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। तो आई होप इस क्वेश्चन का सभी को आंसर समझ में आया होगा। तो भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि संतुलित असंतुलित 3 फेज प्रणाली में न्यूट्रल धारा। लो भैया, जब भी एक संतुलित सिस्टम, मैंने बताया था कि जब भी एक 3 फेज संतुलित सिस्टम यानी कि बैलेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो सर उसमें मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ फेज एंगल तुम्हारा कितना होना चाहिए बाबू? 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। ये सारी बात मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी आपको सारी बात? हाँ जी सर बताया था। तो भाई देखो, जैसे तुम्हें 3 फेज है, देखो एक फेज ले लिया मैंने, ए ले लिया, दूसरा फेज ए ले लिया, और तीसरा फेज ए ले लिया, और तीनों का मैग्नीट्यूड 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, और भैया कितना 120 डिग्री आपस में तीनों डिस्प्लेस्ड है। तब तो भैया बोलोगे कि यह एक बैलेंस सिस्टम है, संतुलित 3 फेज सिस्टम है। अगर जब भी इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कोई भी एक कारण सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, जैसे देख लो ये है तुम्हारा 5 वोल्ट, ये तुम्हारा है 4 वोल्ट, और ये है तुम्हारा 5 वोल्ट, ठीक है, और तीनों के बीच में भैया 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो भैया फेज तो डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का है, लेकिन भैया इसका क्या जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का या करंट का वो इक्वल नहीं है। तो भैया इसको हम क्या बोलेंगे? असंतुलित। क्या बोलेंगे? असंतुलित 3 फेज सिस्टम। तो बोलो भाई, तो भैया असंतुलित 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल धारा, तो न्यूट्रल धारा कहां बहती है? तो सिर्फ और सिर्फ स्टार कनेक्शन में बहती है, ये वाली जो होती है न्यूट्रल। तो भैया जो न्यूट्रल धारा होती है ना, तो भैया जो न्यूट्रल करंट होती है, तो भैया ये देखो तुम्हारा आर फेज है, मान के चलो ये वाई है और बी है, और इन तीनों से बहने वाली धारा आई है, ठीक है, आई आर।
आई वाई और इससे बढ़ने वाली दवाई आई बी है। तो भैया जो तुम्हारा न्यूट्रल करंट आता है इसमें, तो भैया इन तीनों जो असंतुलित धारा है, जो तीनों फेज में असंतुलित धारा बह रही, अनबैलेंस जो करंट बह रहा है, उनका योग आता है, यानी कि आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। इन तीनों का क्या आता है बाबू, इन तीनों का फेजर सम आता है आर वाई बी का, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल करंट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, असंतुलित धाराओं के फेजर योग के बराबर। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। भाई मैंने बहुत बार बताया है, ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण द्वारा किस शक्ति ह्रास का आकलन किया जाता है। शक्ति ह्रास यानी कि पावर लॉस, ये ह्रास है, ठीक है, ह्रास का आकलन किया जाता है जब भी भाई बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में विवृत टेस्ट से भी जानते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको, शिफ्ट 1 में भी इससे क्वेश्चन पूछे थे भाई, ट्रांसफार्मर से जहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें बताया था, ओपन सर्किट टेस्ट कब करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहां कनेक्ट होता है, किस पे करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे करते हैं, रेटेड करंट पे करते हैं, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, सारी छोटी सी छोटी चीजों की जानकारी मैंने आपको शिफ्ट नंबर 1 के सवालों में दिया था। तो भैया जब भी बात आती है खुला परिपथ परीक्षण की, तो भैया हम लोग ओपन सर्किट किसके लिए करते हैं, तो सर कोर लॉसेस के लिए, ठीक है भाई। ताम्र हानि किसके लिए करते हैं, तो भैया इसके लिए हम लोग करते हैं भैया शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यानी कि बंद परिपथ टेस्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोर लॉसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बोलो सभी को मजा आ रहा है क्या, हाँ जी सर मजा आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते 30 पे। देखो यार, निम्नलिखित में से कौन सा पंचमार्ग विभाजक बिंदु की शुद्ध स्थिति और सुस्थापन के लिए उपयोग किया जाता है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें याद नहीं है तो भैया दुखी नहीं होना है, नहीं करेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन को नहीं करना है, बस मुझे पास होना है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो दुखी भी नहीं होना है भाई। तुम दुखी हो जाओगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है, 30 इंच के पिंच प्रिक पिंच मार्क होता है उसी का है, ठीक, सॉरी भैया 30 डिग्री का है, सही है, 30 डिग्री का है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते 31 पे। भाई अर्थिंग इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगर तुम्हें याद भी नहीं है तुम इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे भाई। देखो अब तुम्हें प्रतिरोध को मापना है तो कोई ना कोई भाई प्रतिरोध मीटर ही होगा, ठीक है, समझ रहे हो। देखो सबको पता है टैकोमीटर से भैया हम लोग क्या करते हैं, आरपीएम नापते हैं, किसी भी मशीन, जैसे जनरेटर की, मोटर की, जनरेटर की जो रोटर जो घूम रहा है उसकी शाफ्ट की स्पीड को मुझे नापना है, तो भैया वहां पे हम लोग टैकोमीटर कनेक्ट कर देंगे, वो बता देगा शाफ्ट कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं किसका, टैकोमीटर का। क्लैंप मीटर का बताया था भैया, करंट सिटी में करते हैं हम लोग, यूज करते हैं करंट मापने के लिए। शक्ति विश्लेषक एक क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रतिरोध की जब भी बात करेगी, अर्थिंग इलेक्ट्रोड, अर्थिंग का मतलब भू का प्रतिरोध, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग टेस्टर का यूज करते हैं। भू प्रतिरोध क्या बोलते हैं, अर्थिंग रेसिस्टेंस टेस्टर, भू प्रतिरोध परीक्षा का उपयोग करते हैं। आई होप आप सभी को आंसर इसका समझ में आया होगा। तो भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, बाकी सारी चीजों को खुद कर ले जाना था। तो आई होप आपको मजा आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32। देखो यार, पावर मॉसफेट में गेट टू सोर्स वोल्टेज को कौन नियंत्रित करता है। जब भी बात आती है भाई पावर मॉसफेट, मॉसफेट क्या है, तो भैया एक प्रकार का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का टाइप है। तो भैया पावर मॉसफेट की जब भी बात आती है तो भैया एक मॉसफेट में 3 चीज होते हैं, 3 टर्मिनल होती है भैया, 3 टर्मिनल होती है। देखो मान के चलो ये है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा होता है बाबू गेट, और ये होता है तुम्हारा सोर्स, और ये होता है तुम्हारा ड्रेन, ठीक है भैया। जब तुम गेट और सोर्स पे तुम पॉजिटिव क्या करते हो, जब एन चैनल की बात करते हैं, एन प्रकार की चैनल के लिए, एन चैनल टाइप की बात कर रहा हूं मैं मॉसफेट की, जब भी तुम गेट और सोर्स के बीच में तुम वोल्टेज को अप्लाई करते हो, वोल्टेज की अप्लाई करते हो, वीजीएस अप्लाई करते हो, तो भैया इस मेजोरिटी चार्ज करने की वजह से इसमें करंट भैया फ्लो करने लगता है, और जैसे ही तुम इसको बंद कर देते हो तो भैया मॉसफेट भी तुम्हारा बंद हो जाता है। तो इस धारा को नियंत्रित करने के लिए भैया ये जो तुम्हारा ड्रेन वाला जो करंट है भैया, ये ड्रेन जो है ना, ये ड्रेन करंट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपवाह धारा, अपवाह धारा, यही तुम्हारा क्या करता है, इस वोल्टेज टू यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवाह धारा। आप सबको पता है कि मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने प्रीवियस भी क्लास में बताया था। तो आई होप आप सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वुडन मैलेट का उपयोग पैनल बीटिंग को खोखला करने के लिए किया जाता है। खोखला करने के लिए भाई जैसे देखोगे ना, एक प्रकार का क्या होता है, जब भी एक बर्तन बनाते हैं, एक तुम बर्तन बना रहे हो, जैसे एक प्लेट है, तुम ठठेरा का दुकान देखोगे जो बर्तन बनाते हैं बाबू, ये प्लेट है, इस प्लेट को क्या करते हैं, वो पीट पीट करके ऐसे बना देंगे, सीधा को ऐसे बना देंगे, एक बर्तन का रूप दे देंगे, इसको खोखला नीचे से कर देंगे। तो भाई उस प्रकार के हम लोग करते हैं बॉसिंग मेटल का यूज। किसका करते हैं, बॉसिंग मेटल। तो भैया देख लो ये बॉसिंग मेटल क्या है, ये देखो पीट पीट करके बॉसिंग मेटल का है। देखो भैया बॉसिंग मेटल, एक शीट मेटल ले लिया, ठीक है,
शीट मेटल ले लिया, फिर उसका आकृति देना शुरू किया, उभार बनाया, आकार की जांच किया, और देखो भैया इसका यूज क्या करते हैं, यूज देखो ये कहाँ है, गोल डोम बनाना, ढक्कन बनाना, शीट मेटल का फॉर्मिंग करना सजावटी कार्य के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो भैया शीट मेटल का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं भैया खोखला कराने, किसी भी रूप को आकार देने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, वॉशिंग मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है बाबू, एक वुडन मैलेट का टाइप है, ठीक है, जिसका हम लोग किसी भी पैनल को बीटिंग, उसको पीट करके खोखला बनाते हैं। आई होप इस सबको आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। यदि थ्री फेज प्रणाली पर लोड असंतुलित है, यदि थ्री फेज प्रणाली पर लोड असंतुलित है तो शक्ति गणना अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि भाई अभी मैंने बात किया, भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टार कनेक्शन में भैया मैं जब पावर बताया था सर, फेज जो पावर होता है, तो क्या बोला था आपने सर, जो पावर होता है रूट 3 टाइप्स ऑफ VP इंटू IP इंटू cos फाइव होता था। आप सबने पढ़ा है क्या? हाँ सर। अगर मैं बोलूं मेरे भाई इस 3 को हटा दूं, अगर मैं सिर्फ एक फेज की पावर को लिखूं तो क्या लिखोगे, VP इंटू IP इंटू cos फाइव लिखोगे एक बार के। अब भाई तीनों फेज को लिखना है तो तीनों फेज को तुम जोड़ दो, तो तीनों फेज को जोड़ोगे, तीनों फेज के पावर को ले लो, ठीक है, इस R फेज का, Y फेज का, B फेज का ले लो, मान लो R है, Y है, B है, तीनों फेज का ले लो। तो भैया जब जोड़ोगे तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो वहां से आ जाएगा क्या, VP IP और cos फाइव। इसीलिए लेते हैं भैया तीनों फेज के हम लोग योग लेते हैं। तो बात वही है, यदि थ्री फेज प्रणाली पर लोड असंतुलित है, लोड अनबैलेंस है, तो शक्ति की गणना अधिक जटिल क्यों हो जाती है। अब भाई अगर तुम्हारा लोड बैलेंस रहता, लोड एक बैलेंस रहता, तुम्हें कुछ नहीं करता था, एक फेज का पावर को तुम कैलकुलेट कर दो और बाबू तुम्हें 3 से गुना कर दो, तुम्हें तीनों फेज का पावर मिल जाएगा। अगर एक कब होगा, जब तुम्हारा लोड बैलेंस होगा, संतुलित होगा था। अब भैया जब लोड ही तुम्हारा अनसंतुलित है तो तुम्हें जटिल होगा, तुम्हें हर फेज का तुम्हें पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर भैया क्या करने का, तीनों फेज का पावर को कैलकुलेट जोड़ करके क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक आउटपुट पावर देखना पड़ेगा कि तीनों फेज में कितना पावर आ रहा है। तो भैया इसीलिए क्या बोलते हैं, जब लोड असंतुलित हो जाएगी तो तीनों फेज में भैया क्या हो जाएगा, अलग अलग धारा बहे लगेगी। तो प्रत्येक फेज में धारा भिन्न होती है और कुल शक्ति यानी कि टोटल पावर की गणना व्यक्तिगत यानी कि जो स्पेसिफिक फेज है उसके शक्तियों को जोड़कर की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आई होप इस सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चल रहा है भाई, देखो एकल फेज ट्रांसफार्मर में जब वे ऊर्जान्वित नहीं होते हैं, यानी कि जब भी बात की जाती है एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, भैया वो क्या है, एनर्जाइज नहीं है, ऊर्जा उस पर नहीं दिया गया, एनर्जाइज नहीं किया गया है, तो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर यूज करते हैं, और मल्टीमीटर में भैया डिफरेंट प्रकार के मोड होता है, करंट का मोड होता है, वोल्टेज का मोड होता है, रेसिस्टेंस का मोड होता है। भैया रेसिस्टेंस का मोड के साथ साथ यहाँ पे कंटिन्यूटी का भी तुम्हारा क्या रहता है, इस तरीके से कंटिन्यूटी का मोड दिया रहता है, जहां पे तुम क्या करते हो, इस ओम पे सेट करके तुम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हो। यानी कि भैया क्या करना है तुम्हें, इस मल्टीमीटर को क्या करना है बाबू, ओम पर सेट करके तुम्हें उस वाइंडिंग के कंटिन्यूटी को चेक करना है, कहीं वाइंडिंग में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ तो नहीं हो गई है, कहीं प्रकार के उसमें कंटिन्यू सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओम पर क्या करना है, मल्टीमीटर को सेट करना है और तुम्हें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है किसका, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग का। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि तुम ट्रांसफार्मर में भी करो, जनरल कहीं भी हम लोग जब भी कंटिन्यूटी टेस्ट की बात आती है, सातत्य की जांच करने की बात आती है, तो हम लोग भैया मल्टीमीटर का ही यूज करते हैं। चलो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या कर रहा है, देखो भाई विराम अवस्था वाले 500 ग्राम द्रव्यमान के एक भार को धकेलने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी ताकि 20 मीटर की दूरी पर उसका अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो। मान लिया जाए कोई घर्षण नहीं है और जी का वैल्यू इतना लेना है। देखो भाई इस क्वेश्चन को अगर करना है तुम्हें तो मैं बताऊं बिना कलम उठाया कर सकते हो। भाई हमसे पूछा है क्या, बल, तो भैया बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भैया इसका सीधे ऑप्शन मारो, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि सब में तुम्हें जूल दिया हुआ है जो भैया कार्य का यूनिट होता है। लेकिन भाई तुम्हारा रेलवे में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, रेलवे में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था, मैंने बस इसको चेंज किया। अगर भाई देवे कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो तुम्हें भैया वहां पे कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा अप्रोच को लगाना है और बिना सोल्यूशन करे भी तुम आंसर ला सकते हो। ऐसा रेलवे में ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे भी तुम्हारा 10 न्यूटन था। इस कंडीशन में मैं बताया कि थोड़ा सा बच्चों को सिखा दिया जाए कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं। तो भाई तुम दो ऑप्शन को तो काट दो, 5 और 10 जूल, क्योंकि भाई बल का यूनिट न्यूटन होता है, तो जूल और कहां से होगा, नहीं होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से करते हैं, समझाते हैं तुम्हें। देखो भाई
विराम अवस्था में है 500 ग्राम, यानी कि जो तुम्हारा मास की वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है जल्दी से बताओ कि सर 500 ग्राम है, और इसी को पूरा समाज बोलता है कि सर 0.5 kg है। बोलो सही है क्या? हाँ सर। और यहाँ पे देखो विराम अवस्था में है तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा यू क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। और भैया उसका अंतिम वेग भी कितना दिया हुआ है भैया, जल्दी से बोलो 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। और तुम्हें 20 मीटर की दूरी यानी कि जो तुम्हारा एस दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा सर कि गति का जो तीसरा समीकरण होता है उससे एक सूत्र मिलता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो भाई फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया है, तुम्हें पास करने के लिए दिया है, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर की जब वैल्यू को पुट करोगे तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यू स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2as, ए की वैल्यू कितना है बाबू हमें निकालना है, और एस की वैल्यू कितना है बाबू जल्दी से बोलो 20 है सर, तो 20 दूना 40 ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 ए बराबर 400। और यहां से तुम जब ए निकालोगे तो ए बराबर तुम्हारा कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तुम्हारा त्वरण आ गया क्या। अब पूरी दुनिया को पता है, पूरा समाज को पता है कि जो फोर्स होता है सर मास इंटू का एच रिलेशन होता है, तो मास की वैल्यू तुमने देखा बाबू 0.5 है, और एच रिलेशन की वैल्यू जस्ट हमने निकाला, तो 10 में 0.5 से गुना करोगे तो तुम 5 न्यूटन का फोर्स प्राप्त करोगे, और यही सत्य आंसर है। तो बोलो मजा आया सोल्यूशन करने में इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब भैया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, किसी परिपथ में प्रेरकत्व का किसका विरोध करता है। भाई जब भी एक इंडक्टर की बात आती है, तो इंडक्टर की जब भी बात आती है तो भैया जैसे हमारा रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या करता है धारा का विरोध करता है, इसी तरह से एसी सर्किट की जब भी बात करते हैं तो वहां पे एक इंडक्टर लगाते हैं जो भैया धारा के परिणाम को क्या करता है भैया परिवर्तन को विरोध करता है, जो हम लोग पूरी दुनिया जानती है। जो सर ये होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी कि जो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है सर माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। और ये भैया क्या करता है इस धारा के परिमाण को परिवर्तन चेंज इन करंट को विरोध कौन करता है भैया, ये माइनस जो साइन दे रहा है यही इंडक्टर करता है। तो आई होप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जिससे भी पढ़ा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई, सीटीएस वायरिंग का अन्य नाम क्या होता है भाई, सीटीएस वायरिंग का अन्य नाम, सबसे पहला काम है तुम्हारा सीटीएस वायरिंग। भैया इसको हम यूज करते हैं भैया क्या, जहां पे हमें टेम्पररी वायरिंग करना है, जहां पे हमें छोटा सा काम करना है। जैसे इसका अलग नाम क्या होता है बैटन वायरिंग, किस नाम से जानते हैं भैया, कंडक्ट वायरिंग ऐसा होता है, क्लीट वायरिंग भाई हम नॉर्मल करते हैं, केसिंग एंड कैपिंग भी, ओपन वायरिंग ये भी, ठीक है। चलो केसिंग एंड कैपिंग तुम्हारे घर में जो वायरिंग होती है ना, जैसे तुम्हारा एक रहेगा, तुम्हारा एक जो तुम दीवार पे लगा दोगे और इसके अंदर क्या करोगे तार को लगा दोगे, वायर लगा दोगे और इसके ऊपर से तुम ढक दोगे, उस तरह के वायरिंग को हम लोग बोलते हैं केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। बैटन वायरिंग हम लोग जो नॉर्मल करते हैं उसकी को बोलते हैं सीटीएस वायरिंग। आप सबका होमवर्क है सीटीएस वायरिंग का फुल फॉर्म सब लोग कमेंट में करेंगे। चलिए अब भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भू संपर्कन के लिए आईईई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के संदर्भ में सम विभव बंधन शब्द का क्या महत्व है। देखो भाई क्वेश्चन छोड़ के मत जाना भाई, उसने बोल दिया इक्वी पोटेंशियल, ये यहाँ पे ये छूट गया, इक्वी पोटेंशियल बॉन्डिंग। भाई इक्वी पोटेंशियल का मतलब है कि जितना भी हमने क्या करा है, जितना भी हमने भाई मेटेलिक पार्ट है सबको एक समान विभव पर लाना है, उसी का मतलब होता है इक्वी पोटेंशियल। तो भाई इसका तात्पर्य यह होता है, इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे जितने भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितने भी मेटालिक पार्ट है, जितने भी धात्विक भाग है भैया, उनको एक साथ जोड़ने के लिए भैया हम लोग इस तरीके से रखते हैं कि ताकि हर मेटालिक पार्ट पे तुम्हारा समान इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बना रहो। तो भैया इसका मेन तात्पर्य है सुनिश्चित करना है कि विद्युत प्रणालियों के सभी धात्विक भाग पर एक साथ जुड़े रहे ताकि समान विद्युत विभव बने रहे। इक्वी पोटेंशियल का मतलब यही होता है। बाकी सारी चीजें क्या क्या होती है वो सारी चीजों को सिखाया जाएगा। अभी तुम दिमाग का यूज करो, कॉमन सेंस लगाओ और क्वेश्चन को कर ले जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बंदा ने गलत करके आया है क्योंकि वो समझा नहीं। सबको पता है यदि P एक प्रत्यावर्तित के रोटर पर ध्रुवों की संख्या है और N रोटर द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए परिक्रमों की संख्या है तो आवृत्ति ज्ञात करें। तो भाई सबको पता है कि सर NS इक्वल टू क्या होता है 120 F/P होता है, सबको पता है। और यहां से जब तुम पोल की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे NS इंटू का P बटे के 120, जो भैया तुम कहाँ दिया हुआ है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 में देखोगे और तुम करके जाओगे और तुम्हारा एग्जाम में हो जाएगा गलत। ले रे भाई
क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो होता है आरपीएम में होता है। क्या होता है? आरपीएम में होता है। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे दिया रोटर का प्रति सेकंड से, तो भैया इस प्रति सेकंड से करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 60 से भाग और करना पड़ेगा। जैसे तुम 60 से भाग करोगे तो ये 60 वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आएगा P/2 इंटू का NS आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बोलो समझ में आया? तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और चीजों को शिद्दत से करना है, कोई भी प्रकार की गलती नहीं करना है। आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग केवल अस्थायी संस्थापनों के लिए किया जाता है? अस्थायी संस्थापनों की बात जब भी किया जाता है भाई, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भैया टेम्पररली। हमें भैया टेम्पररली इंस्टॉलेशन करना है तो भाई क्या करते हैं, तार को वायर को जोड़ देते हैं और उसके तरह से छोटे छोटे क्लिट ऐसा लाते हैं और क्लिट से देखो ऐसे तुम्हें तार ले गए वायर पे दीवार के ऊपर, और तुम छोटे छोटे क्लिट से क्या करोगे, इसको ऐसे कुछ कुछ दूरी पे ऐसे ऐसे करके क्या कर दोगे बाबू, इसको मार के ठोक के चिपका दोगे कि तार मेरा अच्छे तरीके से सेफ कंडीशन में रहे, ताकि वो लूज ना हो जाए। ठीक है, तो उस तरीके के वायरिंग को हम लोग बोलते हैं भैया क्लिट वायरिंग, जिसको हम लोग यूज करते हैं अस्थायी टेम्पररी इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ जी सर। कंड्यूट वायरिंग, जब हम भैया आज के जमाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वायरिंग यही है कंड्यूट वायरिंग, क्योंकि नए नए घर बन रहे हैं तो पहले इसमें दीवार में होल करके वायर को घुसा दिया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार के इन फ्यूचर किसी प्रकार का कंडक्टर का खराब ना हो। बढ़िया हैवी बढ़िया अच्छे रेटिंग के कंडक्टर को हम लोग यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि भाई वन टाइम है, एक बार लगाओ भाई, जब भी एक टाइम लगाओ और बार बार अच्छे समय तक यूज करो। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग में। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पे। इसको भी भैया तुम्हें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस यूज करना है। करा इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी विशिष्ट लंबाई की वक्रित रेखा खींचते समय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयुक्त होता है? भाई वक्रित रेखा करने के लिए सब बच्चा जानता है, फ्रेंच कर्व का हम लोग यूज करते हैं बाबू। प्रोटेक्टर का भी सबको काम पता है, कंपास का भी सबको कार्य पता है। ये भैया स्ट्रेट एज क्या होता है मुझे भी नहीं पता, छोड़ दो, लेकिन इतना तो तुम कॉमन सेंस लगाओगे। वक्र रेखा के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच कर्व। यहाँ भी तुम्हें कर्व मिल रहा है तो भैया कॉमन सेंस लगाओ और क्वेश्चन को कर ले जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे। भाई वही चीज आ गया, संतुलित 3 फेज प्रणाली द्वारा प्रदान की गई कुल शक्ति क्या होता है भैया? तो भैया मैंने जस्ट अभी बताया कि तीनों फेज का पावर निकाल दो, तीनों फेज का पावर निकाल दो और सारे के सारे पावर को भैया क्या कर दो, तुम जोड़ दो। उसी को हम लोग बोलेंगे भैया एक संतुलित 3 फेज प्रणाली द्वारा प्रदान की गई शक्ति। तो प्रत्येक फेज में व्यष्टिगत शक्तियों का योग। देखो भाई सेम क्वेश्चन कितना बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, तो भाई तुम्हें बस दिमाग लगाना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुम्हें ऊपर ऊपर पढ़ना है, हर चीज को तुम पास कर जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 44 बोरा प्रोटेक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई जब भी एक प्रोटेक्टर, जिसको हम लोग बचपन में बोलते थे चांद, और दुनिया को पता है, हर एक छोटा बच्चा को पता है कि चांद का उपयोग सर हम लोग किसी भी कोण को मापने के लिए यूज करते हैं, चाहे तुम दाएं से नापो चाहे बाएं से नापो, हर तरह से हम नाप सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कथन नंबर 1 सही बोल रहा है। प्रोटेक्टर का उपयोग दोनों तरफ के कोण को मापने के लिए किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टर सामान्यतः दृढ़ धातु सामग्री से बना होता है। क्या भाई ऐसा है? तुम एक सॉलिड धातु से बना हुआ देखो प्रोटेक्टर, अरे भाई कहीं गिर जाता है, ऐसे तोड़ते वो टूट जाता है। तो कहीं नहीं कथन तो क्या है, गलत दिया हुआ है। कॉमन सेंस ही लगाना है क्वेश्चन में। तो भैया कथन नंबर 1 केवल सत्य है और इस क्वेश्चन के भैया क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही। आई होप आप सबको मजा आ रहा हो क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45। देखो भाई एमसीसीबी, मैंने बताया था एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जल्दी से बोलो, सब बोलो। मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है भैया, सर्किट को ब्रेक करने वाला होता है। उसमें संट रिलीज, यानी कि संट रिलीज का मतलब क्या होता है भैया? संट रिलीज करने का मतलब होता है कि भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा एमसीबी तुम्हारा क्या हो गया, ट्रिप कर दिया है, अत्यधिक तुम्हारा उसमें धारा बढ़ गया, जिसकी वजह से भैया संट रिलीज हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारा जो भैया एमसीबी थी ओवर ट्रिप हो गई, और उसी को हम लोग भाषा में बोलते हैं एमसीबी की रिमोट ट्रिपिंग। ठीक है भाई, रिमोट ट्रिपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिमोट ट्रिपिंग संट रिलीज कर दिया, यानी कि धारा बहुत ज्यादा हो गया, ताकि हमारा जो भी इक्विपमेंट कनेक्टेड है उसको क्षति ना पहुंचे, इसीलिए संट रिलीज का यूज किया जाता है। जैसे ही धारा होगी तो भैया क्या हो जाएगा, एमसीबी की रिमोट ट्रिपिंग हो जाएगी और जितने भी सर्किट में तुम्हारे इक्विपमेंट जुटे हुए हैं वो आइसोलेट हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे। देखो भाई किसी परिपथ में फ्यूज की उपयुक्त धारा रेटिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये भी वही कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। देखो भाई एक परिपथ है, मैंने मान लिया 3 फेज परिपथ है, एक की केबल की रेटिंग है
मान के चलो एक छोटा सा केबल है जिसकी रेटिंग है 5 एम्पियर, जिसकी रेटिंग है 5 एम्पियर, एक की रेटिंग है भैया 10 एम्पियर और एक की रेटिंग है 15 एम्पियर। 3 केबल मैंने लिए, तीनों की रेटिंग अलग अलग ली है। तो भाई इस सर्किट में अगर मुझे फ्यूज लगाना होगा तो फ्यूज लगाना तो किस रेटिंग को तुम प्रीफर करोगे? अरे मेरे भाई 5 एम्पियर वाले ही तो फ्यूज को प्रीफर करेंगे, ताकि 5 एम्पियर की जो फ्यूज है कि भैया ये 10 एम्पियर वाला है, ये तो 5 एम्पियर को तो सहन कर ही लेगा, 15 एम्पियर वाला भी है तो 5 एम्पियर को सहन कर लेगा, और 5 एम्पियर वाला है तो 5 एम्पियर का वही सहन कर लेगा। अगर यही चीज मैंने 10 एम्पियर का लगा दिया तो भैया 10 एम्पियर वाला ये करेगा लेकिन ये नहीं करेगा। तो भाई जब भी हम लोग फ्यूज की क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि परिपथ में जो सबसे छोटा केबल है, जो सबसे छोटा वायर है, उसकी रेटिंग कितनी है। तो भाई इस सब चीजें कॉमन सेंस से आती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया। चीजों को छोटे छोटे चीजें से समझना है, सीखना है, हर एक क्वेश्चन आपको अपने में आप में सही लगेगा। तो भाई क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए? तो क्वेश्चन नंबर 46 का कौन हो जाएगा? 1 नंबर सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पहुंचते हैं। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति नियंत्रण पावर कंट्रोल अनुप्रयोगों में थायरिस्टर का उपयोग के लिए प्रमुख लाभ है? तो भैया थायरिस्टर सबको पता है सर, इसी को दुनिया क्या बोलती है? एससीआर बोलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। थायरिस्टर के जो फैमिली है ना, फैमिली का पार्ट है एससीआर। क्या फैमिली का पार्ट एससीआर है? एससीएस है, ट्रायक है, ठीक है, डायक है, ठीक है भैया, और इसी तरह से यूजेटी है तुम्हारा। ये बहुत सारे थायरिस्टर के फैमिली में आते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, थायरिस्टर का उपयोग करते हैं भैया किसी भी पावर कंट्रोल के एप्लीकेशन में, जहां पे भैया हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की रिक्वायर होती है। क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग, यानी कि इसको अगर हिंदी में बोले तो उच्च आवृत्ति स्विचिंग के जहां भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? थायरिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पे। विद्युत प्रणाली में ग्राउंडिंग और अर्थिंग के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। मैंने भैया इसी में एक जस्ट सेम क्वेश्चन पूछा था, मैंने प्रीवियस सेट में भी कराया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है भैया? किसी भी चीज को न्यूट्रल यानी कि अन्य चालकों से जोड़ा जाता है, ताकि वो भैया क्या हो जाएगा? ग्राउंडिंग करते हैं ना, जैसे हो गया तुम्हारा, जैसे स्टार वाला होता है, इसमें हम लोग क्या कर दिए? ग्राउंड कर दिए। तो भैया न्यूट्रल दे दिए ताकि तुम्हें करंट का रिटर्न पाथ मिल जाए। ठीक है भैया, अर्थ से तुम्हें पृथ्वी को सारे करंट चला जाए। और अर्थिंग हम लोग क्यों करते हैं भैया? कि चाहे किसी भी बॉडी, जिसे किसी भी बॉडी होता है ना, जैसे तुम इलेक्ट्रिकल अपने घर में इक्विपमेंट हो गए, उसको अर्थिंग कर दिए जाते हैं ताकि इसका जो लीकेज करंट है वो सीधे कहाँ चला जाए? पृथ्वी में चला जाए। इसके फ्रेम से जो बहने वाली धारा है उसको तुम अगर टच भी कर दे तो तुम्हें लाइन ना मारे। जैसे आयरन होता है ना, कभी कभी क्या होता है? प्रॉपर अर्थिंग ना मिलने की वजह से आयरन में जो लीकेज करंट बढ़ता है उसके मेटेलिक पार्ट पे आ जाते हैं, जिसको तुम छूते हो तो कभी कभी करंट मारता है। तो भैया इसीलिए क्या करते हैं? उसके बॉडी पे हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग वाला एक वायर रहती है, ताकि जो भी लीकेज करंट हो, वो लीकेज करंट क्या होगी? उस बॉडी के फ्रेम से होते होते कहाँ चले जाएगी? अर्थ में चला जाएगी। तो भाई आप सबको पता है कि ग्राउंडिंग में पृथ्वी प्रणाली को न्यूट्रल या अन्य चालकों से जोड़ा जाता है, जबकि अर्थिंग में प्रणाली को फ्रेम या बॉडी के पृथ्वी से जोड़ा जाता है। आई होप आपको बच्चा को सारी चीजें नॉलेज होगी, ग्राउंडिंग और अर्थिंग का क्या मतलब होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। 48 के बाद 49, भैया ये जीके का क्वेश्चन है, चलो पढ़ लेते हैं। भारत द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के निपटान और प्रहस्तन को विनियमित करने के लिए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रहस्तन नियमावली कब लागू किया गया था? तो 1989 में लागू किया गया था। पता नहीं कहां से ट्रेड में क्वेश्चन घुसा दिया, रेलवे में कुछ कर दे रहे हैं। चलो टेंशन नहीं लेना है, दुखी नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भी तो दुखी नहीं होना है। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, संतुलित 3 फेज प्रणाली में लाइन टू लाइन वोल्टेज के बीच फेज कोण कितना होता है? भाई मैंने बताया था, एक पिछला क्वेश्चन में पूछा था सर लाइन और फेज के बीच में हमने देखा था तो 30 डिग्री आया था। जब भी तुम भाई लाइन टू लाइन करोगे तो 120 डिग्री आएगा, फेज टू फेज करोगे तो 120 डिग्री आएगा। इस चीज को याद रखना। और नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूं, देखो ये तुम्हारा हो गया क्या, देख लो अभी जल्दी से दिखा देते तुमको। ये तुम्हारा लाइन VRY, ये तीनों तुम्हारे क्या है? फेज वोल्टेज है। अब भाई मुझे लाइन वोल्टेज निकालना है, तो भैया लाइन वोल्टेज 2 फेज की वोल्टेज की जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को तो हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो भैया हमें निकालना है इसका, तो इसके नेगेटिव में चले जाओ, इसके नेगेटिव में चले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का VY। अब भैया हमें लाइन वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ से पैरेलल एक लाइन खींचो, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचो और इन दोनों के एक जगह पर मिलाओ और यहाँ से लिखोगे तो भैया बोलोगे कि VRY क्या है? तुम्हारा लाइन वोल्टेज है, R और Y फेज के बीच का अंतर। सेम अगर तुम निकालोगे किसका? Y, इसका, इस फेज का निकालोगे तो देख लो, इसका निकालने के लिए यहाँ पे नेगेटिव में ले लो माइनस का VR। अब तुम्हें भैया R और
किसका निकालना है, वाई और बी के निकालना है, और वाई और बी के बीच में निकालना है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचोगे, यहाँ से खींचोगे और यहाँ से बीच में तुम ऐसे करोगे। तो भैया ये वाला भी तुम्हें आएगा 120 डिग्री का, ये वाला भी जब तुम निकालोगे तो कैसा आ जाएगा, ये भी बनेगा तुम्हारा 120 डिग्री का। यानी कि लाइन टू लाइन वोल्टेज भी आएगा तो 120 डिग्री का आएगा, फेज टू फेज आएगा तो फेज टू फेज तो भैया ऑटोमेटिक में 120 है, ये भी तुम्हारा 120 आएगा। लेकिन एक लाइन और एक फेज के बीच में आता था तो मैंने देखा था सर 30 डिग्री, आपको प्रीवियस सेट में कराया था। तो आज के इस क्वेश्चन को यहीं तक रखेंगे भैया। तो बोलो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने प्यारे दोस्तों को भेजना मत भूलना, शेयर करते रहो ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो भैया वीडियो में बने रहने के लिए रोज की तरह मेरे तरफ से भैया प्यारा सा थैंक यू। ठीक है, तो भैया हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में पार्ट नंबर 3 में, बहुत प्यारा सा जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।